जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चहेते प्लेटफॉर्म टीचर्स एकेडमी पे। मैं आकाश विक्रम सिंह, आपकी बायोलॉजी फैकल्टी। तो फिर से प्रस्तुत हूँ आज आप लोगों के सामने। जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये प्रैक्टिस का बैच हम लोग का डेली बेसिस पर चल रहा है, तो आज फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ मैं एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर, जो कि है प्रैक्टिस सेट 5। ठीक है भाई, ये जो प्रैक्टिस हम लोग बेसिकली कर रहे हैं, राधे राधे शुचि जी, गुड मॉर्निंग आप सभी को। भाई ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं किसके लिए है? एमपी टेट वर्ग 2 के लिए है, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए है। आप कहीं का भी टीजीटी दे रहे हो, कहीं का भी पीजीटी दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी है तो आप इस प्रैक्टिस का समुचित लाभ उठा सकते हैं। एकदम अच्छे तरीके से इसका यूज कर सकते हैं, यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी रैंक बेहतर कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि टीचर्स एकेडमी डेली आप लोगों के लिए कोर्स ऑफ द डे नेम से एक प्रोग्राम लाता है, और आज का कोर्स ऑफ द डे है फिजिकल एजुकेशन, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए। ठीक है भाई, और आप लोगों को पता है कि रोहित सर फिजिकल एजुकेशन की क्लासेस लेते हैं, और आज की जो स्पेशल प्राइज रखी गई है वो रखी गई है, ऑफर प्राइस रखी गई है 1499 रुपये, और इस ऑफर की जो वैलिडिटी है वो 24 आवर्स है, मतलब 24 घंटे है। ठीक है, गुड मॉर्निंग आप सभी को भाई। और जो कोर्स की वैलिडिटी होगी वो आपकी 1 ईयर की होगी। आपको प्रोवाइड क्या करेंगे? तो रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास होगा, और आपका भाई प्रैक्टिस क्लास होगा, डाउट सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स होगा, मतलब एडवांस नोट्स भी आपको दिया जाएगा। और जिन्होंने अभी तक टीचर्स एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो प्ले स्टोर पर जाकर टीचर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्हें भी ये कोर्स ज्वाइन करना है तो नीचे 2 नंबर दिए गए हैं, या स्क्रीन पर 2 नंबर चल रहे हैं, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप इस बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए साइंस 9-10 वर्ग के लिए हमारा एक बैच चल रहा है, सेकेंड बैच एमपी टेट वर्ग 2 मेंस के लिए चल रहा है, और थर्ड आपका है एनवीएस टीजीटी 2024 के लिए। तो ये टोटल 3 बैचेस चल रहे हैं हमारे, और जिन्हें जो भी बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पर 2 नंबर दिए गए हैं, आप इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं, बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इस बैच में पढ़ाएंगे कौन कौन लोग? तो आकाश सर, मतलब मैं बायोलॉजी देख रहा हूँ, मुस्तफ़ा सर आपके फिजिक्स देख रहे हैं, और डॉक्टर महेश सिंह सर आपके केमिस्ट्री का पोर्सन देखेंगे। सोची जी, सर क्वेश्चन का पीडीएफ दीजिए प्लीज सर डेली। तो पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पर, पीडीएफ तो डाला जाता है यहाँ पर, जो सॉल्यूशन हम कराते हैं सोची जी उसे हम प्रोवाइड करते हैं टेलीग्राम पर। आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पर एक क्यूआर दिया गया है, इसे आप स्कैन करके, इस क्यूआर को स्कैन करके टीचर्स एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको यहाँ की सारे के सारे, यहाँ पर जो चीज़ें आपकी लाइव में पढ़ाई जा रही हैं वो एज इट इज़ उसे वहाँ पर हम लोग अपलोड कराते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें अपलोड कराई जा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सर नहीं आता है, अरे डाला जाता है भाई, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम सर से बोल देंगे, सर से भी अभी हम बात कर लेंगे और उनसे भी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि भाई जाता है कि नहीं, क्योंकि हमको तो पता है, हम जितने ग्रुप्स में हैं हमें मालूम है कि वहाँ पर मैटर अपलोड किया जाता है, तो हम आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हो। सर आई थिंक आपकी टीम यूट्यूब की बेस्ट टीम है, धन्यवाद महबूब आलम जी। हाँ तो बिल्कुल, महेश सर के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मेरे गुरु भी हैं, मुस्तफ़ा सर के पास भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और हम लोग तो अभी एक्सपीरियंस गेन ही कर रहे हैं, पूरे जीवन एक्सपीरियंस गेन ही करना होता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहला सवाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, आप मुझे करेक्शन कर लेने दीजिएगा, आप लोग फिर सवाल को सॉल्व करिएगा। पहले सवाल को हम लोग लेते हैं यहाँ पे, उसके पहले थोड़ा सा करेक्शन है भाई, हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंटू लगा हुआ है, यहाँ पावर 9 है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। ये एक माइन्यूट सा करेक्शन आ गया है, टाइपिस्ट महोदय ने इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, बट मैं इसे सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सवाल आपके सामने है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज, 2 बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 0.34 नैनोमीटर, 0.34 नैनोमीटर। ठीक है भाई,
सर टीचर एकेडमी से हम ज्वाइन है, प्लीज लिंक भेजवाइए। हम आज की वीडियो में ही टेलीग्राम का लिंक अटैच करा देंगे। अभी जो ये क्लासेस चल रही हैं उसमें टेलीग्राम का लिंक हम डलवा देंगे, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। प्रणाम अनुराधा जी, ठीक है, किसी को परेशान नहीं होना है, लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे, आप लोगों को सारी चीजें मिलेंगी। यहां पर ध्यान से देखिए कि इफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर इज 0.34 नैनोमीटर एंड द टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर ऑफ अ डीएनए डबल हेलिक्स इन अ टिपिकल मैमेलियन सेल, कितना है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर? आप बोलेंगे सर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है। देन द लेंथ ऑफ डीएनए इज अप्रॉक्सीमेटली, आपसे लेंथ ऑफ डीएनए पूछ रहा है, लेंथ ऑफ डीएनए अप्रॉक्सीमेटली, यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच में दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका की डीएनए की द्विकुंडली के में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 है, तब डीएनए की लंबाई क्या होगी? लगभग डीएनए की लंबाई की बात कर रहा है आपसे, डीएनए के लंबाई की बात कर रहा है। आइए इसे सॉल्व करते हैं और चीजों को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो लेंथ ऑफ डीएनए निकालने के लिए करना क्या होगा? देखिए लेंथ ऑफ डीएनए के लिए एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ डीएनए के लिए एक फॉर्मूला होता है आपका। तो यहां पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, पहला होगा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर। अब बेस पेयर टोटल कितना दिया गया है? बोलेंगे सर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है। अब इसके बाद इनटू और क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर हमने देख लिया। सेकंड होगा आपका डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेसेस। अब यहां पर हम लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। दो एडजेसेंट बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, हाँ बिल्कुल भाई, आप अभी चीजें आपको याद हैं, अच्छी बात है। तो हम यहां पर अगर फॉर्मूले में चीजें रखें तो आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर दिया गया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, तो हमने यहां लिखा 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, इनटू करना है डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस। डिस्टेंस दिया गया है 0.34 नैनोमीटर, हमने यहां लिख दिया 0.34 नैनोमीटर। अब यहां पर ये मीटर में है, इसे नैनोमीटर में है, इसे भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है भाई, जब हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया किससे? -9 से। अब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, इस 10 टू द पावर 9 से ये 10 टू द पावर -9 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा भाई? कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहां पर 6.6 और मल्टीप्लाई होगा किसमें? 0.34 में, इससे 0.34 कर सकते हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो लेंथ मिलेगी वो लेंथ होगी 2.24 मीटर। कितनी लेंथ मिलेगी? 2.24 मीटर मिलेगी, 2.24 मीटर मिलेगी, मतलब 2.2 मीटर मिलेगी। तो यहां पर हम लोग अगर चेक करें ऑप्शन में तो लिखा है 2.5 मीटर, 2.2 मीटर, 2.7 मीटर एंड 2 मीटर। तो आंसर आपका बनेगा बी 2.2 मीटर। क्या मिला है आपको आंसर? 2.24 मीटर मिला है, तो हमने इसे बोला 2.2 मीटर। गुड मॉर्निंग जानकी जी, स्वागत है आप सभी का भाई, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है भाई। आंसर क्लियर हुआ कि नहीं? यहां पे लेंथ ऑफ डीएनए निकालेंगे कैसे? चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं? आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर जो कि यहां पर दिया गया है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9, यहां पर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर दिया है 0.3 नैनोमीटर। हमने नैनो 10 टू द पावर -9 से ये 10 टू द पावर 9 कैंसिल आउट हो गया और 6.6 में हमने मल्टीप्लाई किया 0.34 का, हमें 2.24 नैनोमीटर मिलेगा। चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? पहले बताइए मुझे, यहां पर चीजें क्लियर हुई कि नहीं आपकी? बहुत अच्छी बात है। आपकी बुक में 2.2 मीटर दिया गया है, बट एक्चुअल वैल्यू आती है 2.24 मीटर। बिल्कुल अनुराधा जी। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बाइलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल, बाइलेटरली सिमेट्रिकल है।
एंड क्या है, एग्जेम्प्लीफाइड बाय एन असीलोमेट। बताइए द्विपार्श्व सममिति एवं अगुही जंतुओं का उदाहरण किस संघ में है? मतलब बाइलेटरल सिमेट्री भी पाई जा रही है और सीलोमेट कंडीशन भी पाई जा रही है। ध्यान से देखिए, आप बोलेंगे सर एस, अगर हम लोग प्लेटी-हेल्मंथेस की बात करें तो ये बाइलेटरल सिमेट्री होता है, यहां पर बाइलेटरल सिमेट्री होगा एंड ये असीलोमेट कंडीशन होगा। क्या होगा भाई? असीलोमेट कंडीशन होगा। एस हेल्मंथेस की बात करें, बोलेंगे सर ये बाइलेटरल सिमेट्री होगा और स्यूडोसिलोमेट होगा। और क्या होगा? आप बोलेंगे सर यहां पर तो स्यूडोसिलोम पाया जाएगा, स्यूडोसिलोमेट कंडीशन होगा। अब एनेलिडा की बात करें, बोलेंगे सर बाइलेटरल सिमेट्री तो यहां पर भी देखने को मिलेगी, बट यहां पर सीलोमेट कंडीशन होगी। यहां पर सीलोम देखने को मिलेगा, यहां पर सीलोमेट कंडीशन होगी। और टीनोफोरा की बात कर लें तो यहां पर सर रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री के साथ साथ असीलोमेट कंडीशन। कौन सी कंडीशन भाई? असीलोमेट कंडीशन। तो बताइए आंसर बन क्या रहा है? सबका आंसर आ रहा है ए, आंसर आ रहा है ए। बहुत बढ़िया, महबूब आलम जी का आंसर आया है, निकिता जी का आंसर आया है, आप लोगों का आंसर ए आया है। बड़ी अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। आंसर आपका बनेगा ए, आंसर बनेगा ए। देखो भाई, अपना काम सीखना है, न तो इसमें कोई लज्जा वाली बात है ना ही शर्म वाली बात है। अटेम्प्ट हम हर सवाल को करेंगे। यहां पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा या कोई ऐसा स्टूडेंट यहां नहीं बैठेगा जो अटेम्प्ट ना करे। सबको अटेम्प्ट करना है। आप अटेम्प्ट करो, चीजें सही होंगी गलत होंगी उसे हम लोग सुधार लिया करेंगे, ठीक है? गलतियां होंगी तो सुधारेंगे, बट अटेम्प्ट सबको करना है, कमेंट सबको करना है। तो ये तो हुआ यहां पर आंसर आपका ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, बताइए साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनेगा कहां पर? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहां पर बनेगा यूकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल में सुकेंद्र की कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? बताइएगा भाई। थर्ड नंबर क्वेश्चन, तीसरे नंबर का सवाल। महबूब आलम जी का आंसर बी आया है, सुचि जी का आंसर ए आया है। देखो ध्यान दो, चलिए भाई, थोड़ा सा बैटरी का इशू था, हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना? अभी आवाज क्लियर है? बता दीजिए, अभी वॉइस जा रही है आप लोग के पास? अरे बैटरी का इशू था, अभी बताइए, अभी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही है? अभी वॉइस क्लियर है? वॉइस गायब हो गई थी, अच्छा कोई बात नहीं है। अभी आवाज जा रही है कि नहीं? अभी 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 के लिए पूछ रहे हैं भाई, अभी आवाज प्रॉपर पहुंच पा रही है? क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा बैटरी, आई थिंक बैटरी डाउन हो गई थी ना, बैटरी चेंज करा दिया है हमने। यहां पर थर्ड का आंसर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर बी बनेगा। ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड ओलाइगोसैकेराइड होते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन या लिपिड को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं। यह प्रक्रिया होती कहां पर है? आप बोलेंगे सर गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है। कहां पर? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में होती है।
ठीक, यहां तक चीजें क्लियर। अगला सवाल हम लोग लेते हैं। और देखिए, अब आप लोगों को पता है कि ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ये प्रैक्टिस डेली बेसिस पर चल रही है, आपके लिए डेली 35 सवाल लाए जा रहे हैं, 1.5 घंटे प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप लोगों का भी कुछ उत्तरदायित्व तो बनेगा कि आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जो भी आपके फ्रेंड तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को पहुंचाओ, ठीक है ना, क्योंकि उनको भी फायदा होगा, इससे मुझे भी फायदा होगा। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है, तो आप भी इन चीजों पर ध्यान दिया करिए, ठीक है भाई। थोड़ा सा हमारी आदत कम है बोलने की, तो लाइक कर लिया करिए, शेयर किया करिए, ये सब चीजें आप लोग जरूर किया करिए। यहां पर ध्यान देते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, गलत कथन को चुनिए। 4th नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गलत स्टेटमेंट को देखते हैं हम लोग कौन सा है इसमें। सैप वुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीफ। ठीक, चीजें क्लियर हैं। सैप वुड क्या करता है, आप बोलेंगे सर ये कंडक्शन ऑफ वाटर कराएगा, नाम में ही सैप लिखा है, और मिनरल का फ्रॉम रूट टू लीफ, ये तो करेक्ट है। अपने को इनकरेक्ट ढूंढना है। सैप वुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम, इनर मोस्ट नहीं होता, सेकेंडरी जाइलम होता है पेरीफेरल। कैसा होता है, पेरीफेरल सेकेंडरी जाइलम होता है, इनर मोस्ट नहीं होगा, सेंट्रल नहीं होगा। इट्स लाइटर इन कलर, ये सही था, बट यहां पर पेरीफेरल की जगह इनर मोस्ट लिख दिया था, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैन इन रेज इन ऑयल्स, हर्ट वुड इज डार्कर इन कलर, ये भी करेक्ट है। हर्ट वुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी करेक्ट है। तो आप बताइए इनकरेक्ट कौन सा है, आप बोलेंगे सर बी ही इनकरेक्ट है, और अपने को इनकरेक्ट ही तो खोजना था, तो आंसर आपका बन जाएगा बी वाला। आंसर बनेगा भाई बी वाला। आंसर क्या बनेगा, बी बनेगा। आंसर बनेगा भाई बी वाला। ठीक है, कुछ चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? बहुत बढ़िया। हाँ, यहां पर पेरिफेरल होता है सेकेंडरी जाइलम, ना कि इनर मोस्ट, सेंट्रल नहीं होता। सेंट्रल सेकेंडरी जाइलम कहां पर होगा? आपका जवाब होगा सर हर्ट वुड में होगा। किस वुड में? हर्ट वुड में होगा। और अगर हम लोग बात करें सैप वुड की, तो यहां पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम होगा। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत सुंदर आ रहे हैं भाई। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच दी फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आप बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, ग्रेव डिजीज, डायबिटीज मिलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, एडिसन डिजीज। इधर ग्लैंड्स दिए गए हैं, इधर उनसे रिलेटेड डिजीज दी गई है। आपको मैच करा के बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा भाई? आप बोलेंगे सर पिट्यूटरी ग्लैंड से, यहां पर अगर हम देखें तो डायबिटीज इंसिपिडस से मैच करेगा, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आता है एक हार्मोन जिसका नाम है एडीएच वैसोप्रेसिन, और वो हार्मोन की अगर कमी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, तो डायबिटीज इंसिपिडस काज करेगा, मतलब फ्रीक्वेंट यूरिनेशन काज करेगा। यहां पर मैचिंग आएगी थर्ड वाले से। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन आता है, और थायरॉक्सिन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा? इसे बोलेंगे ग्रेव डिजीज, इसी को बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एड्रिनल ग्लैंड की कमी से, एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी से कौन सा डिजीज होगा? तो आप बोलेंगे सर एडिसन डिजीज होगा। पैनक्रियाज ग्लैंड से कौन सी डिजीज हो सकती है? पैनक्रियाज से जो हार्मोन आते हैं इंसुलिन, ग्लूकागान, अगर हम देखें तो यहां पर डायबिटीज मिलेटस काज करते हैं ये। अगर इंसुलिन या इंसुलिन ग्लूकागान के कंसंट्रेशन में कमी आती है, इम्बैलेंस होता है, तो डायबिटीज मिलेटस काज करेगा। आंसर बनेगा क्या? आप बोलेंगे सर ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए थर्ड बी फर्स्ट। आंसर दिख रहा है अपने को बी वाला। ए थर्ड मिला, बी फर्स्ट मिला, सी का आपका हो जाएगा फोर्थ एंड डी का सेकेंड। आंसर क्या बना भाई? ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। बहुत बढ़िया। ग्रेव डिजीज को बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव डिजीज को ही बोलते हैं एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। गुड मॉर्निंग अंजू जी, बहुत बढ़िया भाई, सबके आंसर अच्छे आ रहे हैं, सही भी है सबका, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस। सवाल का जवाब देते रहिए, बूझो तो जाने। Substances have glycosidic bond and peptide bond respectively.
यहां पर ऑप्शंस में रिस्पेक्टिवली आपको बताना है कहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, कहां पर पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, ग्लिसरॉल ट्रिप्सिन, सेलुलोज लेसाइथिन, इनुलिन इंसुलिन, काइटिन कोलेस्ट्रॉल। बताइए कहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिल रहा है, कहां पर पेप्टाइड। एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहले यहां पर आप लोग आंसर तो दीजिए भाई, पहले यहां पर आप लोग आंसर तो दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर सवाल आपके सामने है भाई। हाँ बिल्कुल, वैसोप्रेसिन को ही बोलते हैं, पिट्रेसिन बोल देंगे, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोल देंगे। 5 का बी आ रहा है कुछ लोगों का जवाब, कुछ लोगों का जवाब, अच्छा 5 का बी, कुछ लोगों का जवाब 6 का ए आ रहा है, 6 का सी आ रहा है। आइए देखते हैं यहां पर ग्लिसरॉल की बात करें। जब फैट टूटता है तो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, तो यहां तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होने का चांस ही नहीं है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होता क्या है, आप बोलेंगे सर एंजाइम है, प्रोटीन का बना हुआ है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जा सकता है, करेक्ट है। सेलुलोज की बात करें, पॉलीसैकेराइड है, यहां पर हो सकता है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बट अगर लेसाइथिन की बात करें तो लेसाइथिन क्या है, ये आपका फास्फोलिपिड होता है, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होगा, ये भी इनकरेक्ट है। इनुलिन क्या है, आप बोलेंगे सर फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। इंसुलिन क्या है, इंसुलिन आपका हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड देखने को मिलेगा। काइटिन क्या है भाई, आप बोलेंगे इसे फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं, तो काइटिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल में पेप्टाइड नहीं होगा, तो आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर यहां पर आंसर बन जाएगा आपका, नहीं काइटिन में हो सकता है ग्लाइकोसिडिक भाई, काइटिन में ग्लाइकोसिडिक हो सकता है, ठीक है, काइटिन में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो सकता है, बट कोलेस्ट्रॉल में पेप्टाइड नहीं होगा। यहां पर आंसर बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर आंसर बनेगा सी वाला। आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर बन जाएगा सी वाला, आंसर आपका बनेगा सी वाला। हाँ बहुत बढ़िया, आंसर सी ही होगा। इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है, अच्छी बात है। उसके बाद इंसुलिन क्या है, ये हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है, तो यहां पर इनुलिन में हमको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड इंसुलिन में देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, सी सबका करेक्ट है, अच्छी बात है, आंसर सी ही बनेगा। ठीक, अगला सवाल भाई, 7 नंबर सवाल। इस सवाल का जवाब मुझे चाहिए, किसी को गलत नहीं करना है, इस सवाल का जवाब चाहिए। नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ डीएनए, जो कि ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स कराए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर ओपनिंग कौन कराता है डीएनए का, डीएनए की ओपनिंग ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर कौन कराएगा। सवाल बहुत अच्छा है, जवाब भी सबको बढ़िया से देना है भाई। यहां पर बताइए, हाँ बिल्कुल, प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। यहां पर बताइए, इसका जवाब मुझे चाहिए। यहां पर ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर डीएनए की हेलिक्स को कौन ओपन करेगा, इसका जवाब चाहिए भाई, जवाब चाहिए। महबूब आलम जी का आंसर सी आया है, अशोक चौहान जी का आंसर ए आया है, निकिता जी का आंसर ए आया है। बताइएगा, सबका आंसर ए आ रहा है, महबूब आलम जी ने सी जवाब दिया है, महबूब आलम जी ने सी जवाब दिया है भाई। थोड़ा सा ध्यान दो यार दोस्तों, देखो भाई थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने बोला है ट्रांसक्रिप्शन न कि रिप्लिकेशन। देखिए डीएनए से क्या बने, डीएनए से डीएनए बन जाए तो रिप्लिकेशन, एमआरएनए बन जाए तो ट्रांसक्रिप्शन, और प्रोटीन बन जाए तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। और यहां पर आपको हेलिकेज की जरूरत पड़ेगी, बट जब यहां पर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कराएंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं दोस्तों, तो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। और ये एंजाइम इतना कैपेबल होता है कि ये भाई साहब डीएनए की हेलिक्स को भी खोल सकते हैं, डीएनए की हेलिक्स को ओपन कर देंगे, और नाम है आरएनए पॉलीमरेज। याद रखिएगा, नाम तो सुना ही होगा भाई। आरएनए पॉलीमरेज के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पर क्या करेगा, डीएनए के हेलिक्स को ओपन कर देगा, डीएनए का हेलिक्स ओपन कर देगा। तो आंसर बनेगा क्या, आंसर आपका बनेगा आरएनए पॉलीमरेज, नॉट डीएनए हेलिकेज। ये रिप्लिकेशन के टाइम पर करता है, ये रिप्लिकेशन के टाइम पर करेगा ये सब काम, ये रिप्लिकेशन के टाइम पर करता है। आरएनए पॉलीमरेज इतना कैपेबल है कि ये डीएनए की हेलिक्स को भी ओपन कर लेता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, चीजें क्लियर हुई। आंसर हमेशा याद रहना चाहिए आप लोगों को, आरएनए पॉलीमरेज, आंसर आरएनए पॉलीमरेज होगा, ये हमेशा याद रहना चाहिए। सर जी हमने सी दिया है, हाँ बिल्कुल अनुराधा जी, कुछ लोगों ने आंसर सी दिया है,
कुछ लोगों ने सी दिया है, बट बहुत ध्यान देने वाली बात है ये सब। मैं बार बार ट्रांसक्रिप्शन को इंडिकेट करा रहा था, कारण यह था कि मैं चाहता था आप लोग सवाल को सही से समझो, सवाल को सही से समझो आप लोग। इनिशिएशन के टाइम पर ही आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए की हेलिक्स को ओपन कर देगा, ठीक है। सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं फिर भी आपकी लाइन नंबर कम रहती है। अरे ठीक है, वो सब सुधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8th नंबर क्वेश्चन भाई, 8वां नंबर सवाल, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अंतः श्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करो। बताइए भाई, सही घटना का चयन करना है अंतः श्वसन, इंस्पायरेशन के टाइम पर, इंस्पायरेशन के टाइम पर सही घटना का चयन करना है अपने आप को। बताइएगा, इंस्पायरेशन के टाइम पर आप बोलेंगे सर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगा। बिल्कुल भाई, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा इंस्पायरेशन के टाइम पर, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये भी होगा भाई, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी क्या है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, नहीं भाई, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करती है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, ये डिक्रीज करता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो आप बोलेंगे सर ए और बी ही तो करेक्ट दिख रहा है, आप बोलेंगे सर ए और बी करेक्ट दिख रहा है, तो आंसर डी बनेगा आपका, तो आंसर डी बनेगा, आंसर डी बनेगा। अरे भाई सबका आंसर बी आ रहा है, सबका आंसर बी आ रहा है, सबका आंसर बी आ रहा है। सर सभी इस वक्त जॉब में रहते हैं या कुछ कॉलेज में होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल महबूब आलम जी रहते हैं। आंसर डी होगा। ध्यान से देखो भाई, जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ती है, पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होती है, बढ़ जाएगी। यहां पर डिक्रीज लिखा है, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया थोरैसिक वॉल्यूम या पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाती है, यहां डिक्रीज लिखा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, यहां ये बढ़ना चाहिए था। और जैसे ही थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर को यहां इंक्रीज दिखा रहा है। तो ये आपका सी डी तो गलत हो गया, ए बी ही तो बस करेक्ट है। आपका आंसर डी बन जाएगा। आपका आंसर क्या बन जाएगा? आपका आंसर बन जाएगा डी, आंसर डी बनेगा। कंफ्यूज बहुत हो रहे हो भाई, आंसर डी बनेगा, बिल्कुल आंसर आपका डी बनेगा भाई, आंसर डी बनेगा। जवाब आ रहा है, जैसे स्वाति जी का आंसर डी आया है, पवन जी, अशोक जी, जुगाड़ू चंद जी का आंसर, मीना दुबे जी का आंसर, सबका आंसर डी आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है। अंजू जी, अनुराधा जी, सबका आंसर डी आया है। अगला सवाल, 9th नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, बताइए एनिमल के में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल। जवाब चाहिए, 9th नंबर का आंसर चाहिए भाई मुझे। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, यू हैव 30 सेकेंड, आप सभी के पास 30 सेकेंड है भाई। बड़ी अच्छी बात है, सबका जवाब ए आ रहा है। सर हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट को सेपरेट, हिंदी इंग्लिश को सेपरेट कैसे कर सकते हैं भाई? हाँ, सबका जवाब ए आ रहा है, कोलेजन। आंसर आपका होगा कोलेजन प्रोटीन, आंसर होगा कोलेजन प्रोटीन। लेक्टिन क्या होता है? आप बोलेंगे सर लेक्टिन का एक एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी दे रखी है, कॉन कैनावेलिन, कॉन कैनावेलिन ए, ये लेक्टिन का एग्जांपल है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है सर, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि क्या करता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ये हाइपोग्लाइसेमिक होता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराता है। हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है सर, हीमोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कराता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कराता है, इसका काम होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये तो हमने समझ लिया, आंसर भी क्लियर है। सवाल मेरा कुछ और रहेगा। अभी मेरा एक सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है, उसका जवाब दीजिए। सवाल आप लोगों के सामने आने वाला है, एक सेकेंड भाई, एक क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या होगा?
ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन क्या होगा? सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है भाई। ऑर्गेनिज्म में मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन सर मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा आर्थ्रोपोडा बोथ में पाया जाता है, बट बीपीएससी ने एनेलिडा को ही सही माना है। अब भाई बीपीएससी क्या मानती है, उसको कैसे, उसकी मंशा कैसे चेंज करें? हमको पता है कुछ आर्थ्रोपोड्स में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्या कर सकते हैं, कॉर्डेट्स में भी सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब बीपीएससी ने क्या सोच के ये सब चीजें की हैं उसके लिए तो अब कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हम लोग सही चीजों को ही सीखेंगे, करेंगे। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ऑर्गेनिज्म, बताइए मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ऑर्गेनिज्म। कुछ लोगों का जवाब रूबिस्को आ रहा है भाई, हाँ कुछ लोगों का जवाब आ रहा है रूबिस्को। क्या होगा? रूबिस्को। मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन ऑर्गेनिज्म होगा रूबिस्को, राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। अगर यहां पर ऑर्गेनिज्म के अलावा बायोस्फीयर भी लिखा रहे, ऑर्गेनिज्म के अलावा अब लिख करके बायोस्फीयर लिखा रहे, प्लांट लिखा रहे, ये तीनों करेक्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनिज्म, बायोस्फीयर, प्लांट, क्योंकि प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है, बायोस्फीयर तो चलो भाई खैर है ही, पूरे बायोस्फीयर की बात हो रही है। चीजें समझ में आ रही हैं? चीजें क्लियर हुई कि नहीं? अगला सवाल 10th नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर सवाल है आपके सामने भाई, पढ़िए और जवाब दीजिए। 10th नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, सबके जवाब आए हैं। राइबोलोज 1,5 बिस्फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, बिल्कुल स्वाति जी। राइबोलोज, राइबोज नहीं होगा, हाँ राइबोलोज सही लिखा गया है। चलिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। हाँ प्लांट आल्सो हो सकता है भाई, प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी तो ऑर्गेनिज्म है। यहां पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरॉइड्स? वायरॉइड के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए, जवाब दीजिए। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट, they have DNA with protein coat, they have free DNA without protein coat, they have RNA with protein coat। वायरॉइड के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सबका जवाब ये आ रहा है भाई, भूपेंद्र जी, अशोक जी, महबूब आलम जी, सुचि जी, सबका जवाब ये आ रहा है भाई, जानकी राजपूत जी, बिल्कुल। देखिए वायरॉइड में होता क्या है कि फ्री आरएनए पाया जाता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, और इसमें प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती, प्रोटीन यहां पर एब्सेंट होता है। तो आंसर तो आपका बनेगा ए वाला। आंसर क्या बन जाएगा? आप बोलेंगे सर आंसर तो बनेगा अपना ए वाला ही। डीएनए का यहाँ केस नहीं होता है, डीएनए से कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्रोटीन कोट लिखा है, विद प्रोटीन कोट है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर तो आपका बनेगा ए वाला, आंसर आपका ए बनेगा। हाँ लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, फ्रीली इन साइटोप्लाज्म होगा, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई। चीजें क्लियर हुई? अगला सवाल 11 नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। बताइए सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। क्रेब्स साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी बार होगा? वन टर्न ऑफ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या क्रेब्स साइकिल, या क्रेब्स साइकिल। बताइए एक टर्न में कितनी बार एसएलपी होती है? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी बार होगा भाई? सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी बार होगा एक टर्न में? एक टर्न में सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन कितनी बार होगा? जवाब दीजिए भाई। द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन इन वन टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, मैंने लिख दिया है ट्राई कार्बोक्सिलिक सिट्रिक एसिड क्रेब्स साइकिल। 11th का आंसर बी आ रहा है भूपेंद्र जी का, महबूब आलम जी का आंसर बी आया है। मैंने एक टर्न बोला है भाई, एक टर्न बोला है मैंने, एक टर्न बोला है, 1 2 3 0, एक टर्न मैंने बोला है। कुछ का आंसर बी आ रहा है, कुछ लोगों का, अनुराधा जी का आंसर करेक्ट आया है ए। एक टर्न में एक बार ही सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है, एक टर्न में सिर्फ एक बार सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। आप बोलेंगे सर कब होता है? आपका सवाल तो होगा ही कि सर ऐसा कब होता है। देखो जब भी हम सिट्रिक एसिड साइकिल या हम लोग बात करते हैं क्रेब्स साइकिल की, अगर क्रेब्स साइकिल की हम लोग बात कर रहे हैं तो यहां पर एक टर्न में कुल मिला के हमको पता है 12 एटीपी बनती है, मतलब एक टर्न में एक जीटीपी बनता है,
गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां पर एक FADH2 बनता है और क्या बनेगा, यहां पर 3 NADH2 बनता है। ये एक टर्न की बात हम कर रहे हैं, 1 क्रेब्ज साइकिल की बात हमने की है। आप बताइए, यहां से आपको मिलेगा 2 ATP, यहां से मिलेगा आपको 9 ATP, यहां से मिलेगा 1 ATP, यहां से 1 ATP मिलेगा। अब यही तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है। ये भाई साहब लोग तो जाएंगे ETS में। ETS का मतलब ये तो बैंक है, यहां जाकर ये चेक के फॉर्म में है, यहां जाकर ये क्या होंगे, ये बैंक में जाकर भेजेंगे। तो ETS तो आपका बैंक है भाई। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? तो आंसर तो एक ही होना चाहिए। आप बोलेंगे सर एक ही बार सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है एक टर्न में, एक टर्न में एक ही बार सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है। बाकी भाई साहब लोग तो ETS में जाते हैं, FADH2 और NADH2 बैंक में जाकर चेक भजेगा, नॉर्मली नहीं भजेगा, डायरेक्टली इन हैंड आपके पास कितने पैसे आए, आप बोलेंगे सर 1 GTP मिला हमको, जिसको गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई? अगले सवाल को लेते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, SL मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट है, प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन अ क्लोज फ्लास्क। मिलर साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया, SL मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसका मिश्रण कर अमीनो एसिड उत्पन्न किया था? बताइए किसका मिश्रण भाई? बहुत बढ़िया, GTP ही बनता है, बाद में उसका कन्वर्जन होता है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है। मैंने भी राइट दिया है, हाँ बिल्कुल भाई। चलिए यहां पर बताइए किसका यूज करेंगे? आप बोलेंगे सर मीथेन का यूज किया जाता है, यहां पर CH3 लिखा है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। यहां CH4 लिखा है, CH2 लिखा है, NH3 लिखा है, मतलब मीथेन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया। उसके बाद वाटर वेपर है 600 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस का इलेक्ट्रोड यूज किया गया था क्या? आप बोलेंगे सर नहीं, 800 डिग्री था। यहां पर देखें, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, CH3 लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। CH4 मतलब मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री। कितना टेम्परेचर था भाई? 800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था। यहां तक चीजें क्लियर हुई? आंसर बनेगा डी, आंसर बनेगा डी। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत ही बढ़िया आए हैं भाई। आंसर डी बनेगा, 12 का आंसर डी बनेगा। बहुत अच्छी बात है, टेम्परेचर ध्यान देने वाली बात है, 800 डिग्री सेल्सियस होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। अगला सवाल 13 नंबर क्वेश्चन, मैचिंग का सवाल है। आपके पास 20 सेकेंड का समय है। जाइगोटीन में क्या होगा, पैकिटीन में क्या होगा, डिप्लोटीन में क्या होगा, डाइकाइनेसिस में क्या होगा? बताइए भाई, जाइगोटीन में क्या होगा? जवाब आने चाहिए, धड़ल्ले के साथ आने चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आने चाहिए। जाइगोटीन में होगा क्या? बोलेंगे सर साइनेप्सिस होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होगा, साइनेप्सिस होगा, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। आप बोलेंगे सर पैकिटीन में क्या होगा? भाई पैकिटीन में आपका होता है क्रॉसिंग ओवर, यहीं पर बनेगा रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। पूछा जाए सर डिप्लोटीन में, आप बोलेंगे सर डिप्लोटीन में काइस्मेटा का फॉर्मेशन होगा। डाइकाइनेसिस की बात की जाए, आप बोलेंगे सर यहां पर टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा होगा। जो काइस्मेटा डिप्लोटीन में बना हुआ होगा वही टर्मिनलाइज हो जाएगा कहां पर? डाइकाइनेसिस में, डाइकाइनेसिस में। तो अगर मैच कराया जाए तो ए वाला 4 से मैच किया, बी वाला 3rd से, ए 4th बी 3rd, ए 4th बी 3rd। आंसर क्या आ रहा है? आंसर आपका ए आ रहा है, सी का 2nd एंड डी का 1st। आंसर क्या आया भाई? आप बोलेंगे सर आंसर आ रहा है ए वाला। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत सुंदर आ रहे हैं भाई। आंसर आपका है ए वाला, आंसर आपका है ए वाला। बड़ी अच्छी बात है, सबके जवाब बहुत बढ़िया आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है भाई। हाँ बिल्कुल, अपने को गलत नहीं करना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सही जवाब देना है और अटेम्प्ट करने से तो डरना ही नहीं है, क्योंकि जब तक आप रण में नहीं उतरोगे, युद्ध के क्षेत्र में नहीं आओगे, आपको अंदाजा कैसे लगेगा कि सवाल कैसे आते हैं? ठीक है ना? तो हर लेवल के क्वेश्चंस हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं, करेंगे भी। सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अपने को यहां पर चेक करना है, यौन संचरित रोगों का सही विकल्प का चयन करें। यहां पर 4 ऑप्शन है, किसमें सारे के सारे क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है भाई। बताइएगा, बताइएगा भाई।
ले जा पिया डोली पर बैठा कर। चलिए भाई, यहां पर ध्यान से देखिए, गोनेरिया ये एसटीडी होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियल डिजीज है, जेनाइटल हर्प्स एसटीडी होगा, ये तो कैंसिल आउट हो गए। एड्स होगा एसटीडी, मलेरिया नहीं होगा, फाइलेरिया भी नहीं होगा, एड्स फिर से हो जाए, यहां पर तो चलो एड्स है ही भाई। कैंसर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होता है, एड्स क्या होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगा, सिफिलिस भी होगा। गोनीरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हर्प्स, ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, ये तीनों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होंगे। आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा फिर तो डी, फिर तो आंसर बनने वाला है सर डी वाला। आंसर क्या बनेगा, बोलेंगे सर आंसर तो बनेगा डी वाला। आंसर क्या बनेगा भाई, आंसर आपका बन जाएगा डी वाला, आंसर बनेगा डी। बहुत बढ़िया, अनुराधा जी का ट्रिक थोड़ा सा और बेहतर है भाई। मैंने बताया था यहां पर लता जरा पानी दे दो, बट यहां पर अनुराधा जी ने उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और अच्छा ट्रिक है, याद करने में आपको मदद करेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी। चलिए आंसर डी होगा। अगला सवाल 15 नंबर क्वेश्चन, स्नो ब्लाइंडनेस आपसे बोल रहा है। स्नो ब्लाइंडनेस इन अंटार्कटिका रीजन इज ड्यू टू, अंटार्कटिक क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है। स्नो ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है सर, स्नो ब्लाइंडनेस का, स्नो ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है कि अंटार्कटिका रीजन में जो आपको स्नो ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है किसके कारण है, बताइएगा भाई। आंसर ए आ रहा है, आंसर क्या होगा भाई, कुछ लोगों का ए आ रहा है, इन्फ्लामेशन ऑफ कार्निया ड्यू टू हाई डोज ऑफ यूवीबी। बिल्कुल भाई, आंसर आपका ए ही करेक्ट होगा। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, वो भी कौन सी, यूवीबी। यूवीबी रेडिएशन के कारण क्या होगा, कॉर्निया में इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है ना। जब हाई डोज पड़ेगा यूवीबी का तो कॉर्निया में इन्फ्लामेशन होगा और इसी को स्नो ब्लाइंडनेस बोलेंगे। तो आंसर तो आपका ए ही बनेगा भाई। आंसर क्या बनेगा, बोलेंगे सर आंसर ए बनेगा। बहुत बढ़िया, बी नहीं होगा अशोक जी, आंसर ए बनेगा। बहुत अच्छी बात है भाई, आंसर आपका ए बनेगा। हाँ अगला सवाल लेते हैं हम लोग, 16 नंबर क्वेश्चन। यहां पर मैच कराते हैं, मैचिंग का ही तो खेल है भाई, मैच कराते हैं, सीखते हैं। थोड़ा सा यहां पर मिस में इधर उधर हुआ है, आप लोग मैनेज करिएगा। यहां पर आयरन, जिंक, बोरान, मैग्नीज लिखा है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर, पॉलन, जर्मिनेशन रिक्वायर्ड, क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस, और आपका है इंडोल एसिटिक एसिड बायोसिंथेसिस। ध्यान से देखिएगा, भूपेंद्र जी बाद में देख लिया करिए। अच्छा भूपेंद्र जी व्यस्त हैं क्या, कोई बात नहीं भाई, यहां पर कंसंट्रेट करिए, सभी को बोर्ड पर ध्यान देना है। 16 नंबर क्वेश्चन, आयरन क्या करेगा, आप बोलेंगे सर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, रिक्वायर्ड क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। जिंक आप बोलेंगे सर जिंक आपका हेल्प करेगा ऑक्सीजन के सिंथेसिस में, इंडोल एसिटिक एसिड के बायोसिंथेसिस में। बोरान करेगा सर पॉलन जर्मिनेशन कराता है, और ये क्या करेगा, मैग्नीज आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है, मैग्नीज आपका फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराता है। यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं। आंसर की बात अगर हम लोग कर लें, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए थर्ड बी फोर्थ, ए का थर्ड बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट, तो आंसर आपका बन जाएगा भाई बी वाला। आंसर बनेगा बी वाला, 16 का आंसर बनेगा बी। जी बिल्कुल भाई, 16 का आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। हाँ बोरान पॉलन जर्मिनेशन, बिल्कुल 16 का आंसर बी बनेगा। आयरन क्या करेगा, ये क्लोरोफिल की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, जिंक आपका ऑक्सीजन बनाने में हेल्प करेगा, मैग्नीज फोटोलिसिस ऑफ वाटर कराएगा। चलिए अगला सवाल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपसे बोल रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987 टू कंट्रोल ऑफ, किसके कंट्रोल के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, बताइए भाई। सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, मतलब ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों के उत्सर्जन, रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। बताइएगा भाई जवाब क्या होगा आपका, जवाब क्या होगा, 17 का आंसर, 17 का आंसर भाई, 17 का आंसर होगा। यहां पर क्या कुछ लोगों के जवाब ए आ रहे हैं, कुछ लोगों के जवाब भाई ए आ रहे हैं, अधिकतर लोगों के जवाब ए आ रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है। ये हस्ताक्षरित किया गया था ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के लिए। बिल्कुल भाई, इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहां पर? कनाडा में भाई, कनाडा में आयोजित हुआ था, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या बनेगा आपका? ए बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, अच्छी बात है। अगला सवाल, द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम की कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज होगी दैट इंटर द ह्यूमन बॉडी इज, जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है। कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज होगी प्लाज्मोडियम की जो ह्यूमन बॉडी में इंटर करेगी? सवाल बहुत हलवा सा है, सिंपल सा है, बार बार पूछा जाता है, बट पूछा जाता है, अच्छी बात यह है। हाँ, थोड़ा सा उसमें मिसमैनेज हो गया था, आपकी बात सही है महबूब जी। वो कभी कभी होता क्या है ना कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स टाइपिंग होती है ना, तो उस कारण से कभी कभी चीजें इधर उधर हो जाती हैं, बाकी दिक्कत नहीं है। आप यहां पर ध्यान दीजिए 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में, अरे भाई 18 नंबर ही चल रहा है, भूपेंद्र जी का आंसर 19 के लिए आ गया है, कोई बात नहीं। स्पोरोजोइट्स, स्पोरोजोइट्स ही इन्फेक्टिव स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, जो कि ह्यूमन बॉडी में इंटर करता है। आंसर सबका स्पोरोजोइट्स ही आ रहा है, अच्छी बात है। आंसर सबका स्पोरोजोइट आया है। पवन जी आंसर ए होगा आपका, स्पोरोजोइट। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आपका क्या होगा भाई? ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, आपसे बोल रहा है फॉलोइंग पेयर इज ऑफ यूनिसेलुलर एल्गी, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है? यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा होगा? जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, एनेविना नॉस्टॉक, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया एंड सेरगेशम। बताइए यूनिसेलुलर एल्गी कौन सा होगा? यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल क्या होगा? क्या जेलिडियम होगा? आप बोलेंगे सर जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये होते हैं रेड एल्गी। क्या होते हैं? ये रेड एल्गी होते हैं भाई। और रेड एल्गी कैसा होता है? आप बोलेंगे सर मल्टी सेलुलर होगा। रेड एल्गी मल्टी सेलुलर होते हैं, जनरली ये कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर इन नेचर होंगे। एनाबिना आपका यूनिसेलुलर होगा, वॉल्वॉक्स आपका मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है। एनाबिना ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वॉल्वॉक्स ग्रीन एल्गी होता है। कुछ लोगों के जवाब सी आ भी रहे हैं, क्लोरेला स्पाइरुलिना, बिल्कुल ये भी यूनिसेलुलर होगा, ये भी यूनिसेलुलर होगा। लेमिनेरिया आपका सरगासम, ये क्या होगा? आप बोलेंगे सर ये होता है ब्राउन एल्गी, ये होते हैं आपके ब्राउन एल्गी। और ये भी क्या होते हैं? इनका तो मैसिव प्लांट बॉडी होती है भाई, ये तो मल्टी सेलुलर होते ही होते हैं। ये तो कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे ही होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे, मैसिव प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कराएंगे। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलता है? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर अगर अगर मिलता है। क्या मिलता है? आप बोलेंगे सर अगर अगर का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से। आपसे और एक सवाल पूछा जाए कि क्लोरेला और स्पाइरुलिना का क्या यूज है? आप बोलेंगे सर ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, स्पेस ट्रेवलर इसका टैबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं। फूड, हाँ स्पेस फूड के फॉर्म में क्लोरेला और स्पाइरुलिना का यूज किया जाता है, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। बहुत बढ़िया भाई। हाँ, आपका सिंगल सेल प्रोटीन भी हो सकता है, बिल्कुल भूपेंद्र जी आपका जवाब बिल्कुल सही है। हम लोग क्लोरेला और स्पाइरुलिना का यूज सिंगल सेल प्रोटीन के फॉर्म में भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल और होता है मेथिलोट्रापस मेथिलोट्रापस या मेथिलोट्रापस मेथिलोफिलस, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हुई, बड़ी अच्छी बात है। आंसर आपका बन जाएगा भाई सी, आंसर आपका बन जाएगा सी। आंसर क्या बनेगा? आप बोलेंगे सर आंसर बन जाएगा सी। बहुत बढ़िया, हाँ माउंट प्रिपेयर, बहुत अच्छी। चलिए भाई यहां पर देखते हैं अगला सवाल, 20 नंबर क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड भाई, 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यहां पर एक मच्छर भाई साहब बोल रहे हैं ना, तो वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, बार बार बोर्ड को टच कर रहे हैं ठीक है, एक मॉस्किटो भाई साहब है तो बार बार बोर्ड को टच कर दे रहे हैं ना, तो ब्लिंकिंग हो रही है। आप थोड़ा सा दूर रहिए भाई। चलिए यहां पर ध्यान से देखिए, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन, यूरिन में कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जो इंडिकेट करती है इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मिलेटस। निम्न में से मूत्र में कौन सी अवस्था डायबिटीज मिलेटस की ओर संकेत करती है? सवाल आपके सामने है। कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं, कुछ लोगों का जवाब आया है बी,
जी भाई, बी आंसर आ रहा है, मतलब कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोज्यूरिया। यूरेमिया का मतलब होता है कि यूरिया का कंसंट्रेशन कहां पर बढ़े, ब्लड में बढ़ जाए। तो ये तो इनकरेक्ट है, ए वाला तो इनकरेक्ट हो जाएगा। कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोसूरिया, हाँ कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोज्यूरिया, तो यही इंडिकेटिव होता है जब आपके यूरिन में कीटोन की मात्रा बढ़ जाए या ग्लाइकोजन की मात्रा आ जाए, उस कंडीशन में होगा क्या, यही इंडिकेटिव होता है किसका, डायबिटीज मिलेटस का। डायबिटीज मिलेटस, हाँ बिल्कुल, कीटोन बॉडी भाई, बहुत बढ़िया, कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोज्यूरिया, बहुत अच्छी बात है, आंसर आपका बी बनेगा। रीनल कैनिकुलाई क्या होता है, आप बोलेंगे सर इसे बोलते हैं किडनी स्टोन। हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल का बढ़ना। यूरेमिया का मतलब क्या होगा, आप बोलेंगे सर ब्लड में ब्लड में आपका यूरिया का लेवल बढ़ जाए, उसे यूरेमिया बोलते हैं। कीटोन्यूरिया मतलब आप समझ ही रहे हैं, कीटोन बॉडी के बारे में बात हो रही है। इंडिकेटिव होगा क्या, तो कीटोन्यूरिया एंड ग्लाइकोज्यूरिया, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रेजेंस ऑफ फेनिल एलानिन, फेनिल कीटोन्यूरिया, हाँ बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी मेटाबोलाइट सच एज निकोटीन, सच एज निकोटीन, स्ट्राइंचिन, स्ट्राइकनिन एंड कैफीन आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट फॉर देयर द्वितीयक उपापचय, जैसे कि निकोटीन, स्ट्रिक्निन एंड कैफीन को पौधे के द्वारा अपने लिए क्यों उत्पादित किया जाता है। पौधा निकोटीन, स्ट्रिक्निन और कैफीन बनाता किस लिए है, किस लिए बनाता है भाई, निकिता जी का आंसर बी आया है। आप बताइए कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं ये सब, निकोटीन हुआ, स्ट्रिक्निन हुआ और कैफीन, ये प्लांट क्यों प्रोड्यूस करता है, अपने अंदर ये चीजें क्यों बनाता है, जबकि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, बताइएगा। आपका जवाब चाहिए भाई। कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं सर 21st का बी, डिफेंस एक्शन, बिल्कुल भाई, ये अपने आप को ग्रेजर्स और ब्राउजर से बचाने के लिए, किससे, ग्रेजर और ब्राउजर से बचाने के लिए, ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स से बचाने के लिए क्या करता है, ब्राउजर्स से खुद को बचाने के लिए क्या करेगा, ये भाई साहब सेकेंडरी मेटाबोलाइट का प्रोडक्शन कराते हैं। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं, बहुत बढ़िया। डिफेंस एक्शन सबका करेक्ट है। आई थिंक फंक्शन अननोन है अब तक इनके, हाँ बिल्कुल फंक्शन अननोन होता ही है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट के कोई भी फंक्शन अभी हम लोग को प्रॉपर ढंग से पता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, यहां पर सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इसका जवाब तो चाहिए ही चाहिए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, 22 नंबर क्वेश्चन। फेनिल कीटोन्यूरिया ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट होगा क्या, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होगा जो कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर पाया जाएगा, थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड होगा क्या, हीमोफीलिया वाई लिंक्ड होगा क्या। इसका जवाब तो मेरे को चाहिए ही चाहिए और आप लोगों से ही चाहिए, आप लोगों से ही चाहिए भाई, इसका जवाब तो मुझे चाहिए और आप लोगों से ही चाहिए, उन्हें नशा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए भाई इसका जवाब दीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा फेनिल कीटोन्यूरिया, बताइएगा। आंसर आ रहा है बी, आंसर महबूब आलम जी का आंसर आया है बी भाई, अशोक जी का आंसर बी आया है। देखिए जब हम लोग फेनिल कीटोन्यूरिया की बात करते हैं तो ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, डिजीज होता है, डोमिनेंट नहीं होगा, इस कारण से ये गलत हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट होता है, क्रोमोसोम 11 भी करेक्ट है, इस कारण से ये आपका करेक्ट हो जाएगा। थैलेसीमिया एक्स लिंक्ड नहीं होता, ये ऑटोसोमल क्या होता है, रिसेसिव होता है। थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, कैसा होगा भाई, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा और ये वाई लिंक्ड नहीं होता, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है। एक्स लिंक्ड होगा या इसी को सेक्स लिंक्ड बोलेंगे, इसी को सेक्स लिंक्ड भी बोल सकते हैं। तो आंसर आपका बनेगा क्या, आप बोलेंगे सर आंसर अपने को मिल रहा है बी वाला, आंसर मिल रहा है बी वाला। आंसर क्या होगा भाई आपका करेक्ट, आप बोलेंगे सर आंसर होगा बी वाला, बहुत बढ़िया। ऑटोसोमल रिसेसिव होगा यहां पर कौन सा, सिकल सेल एनीमिया, और क्रोमोसोम 11 पर क्या होगा, थैलेसीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव, हाँ बिल्कुल थैलेसीमिया भी ऑटोसोमल रिसेसिव ही होता है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड होता है न कि वाई लिंक्ड होता है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
हाँ, स्वाति जी का आंसर आ गया है भाई, बहुत अच्छे, सबके जवाब बहुत सुंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ये। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट, नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव संख्या का गुण नहीं है? नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन, नेटिलिटी होता है भाई, मोर्टिलिटी भी होता है, मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, स्पीसीज इंटरेक्शन की बात करें या सेक्स रेशियो की, तो यहां पर स्पीसीज इंटरेक्शन जो होता है ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं होगा, पॉपुलेशन का क्या होगा? गुण नहीं होगा, ठीक है। सेक्स रेशियो के बाद और क्या हो सकता है? एंड आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, एज पिरामिड भी होता है, एज पिरामिड भी क्या होता है? पॉपुलेशन का ही एट्रीब्यूट होता है। तो आपका यहां पर इनकरेक्ट या नॉट एन एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा? स्पीसीज इंटरेक्शन होगा। आंसर क्या होगा भाई? स्पीसीज इंटरेक्शन होगा, 23 का सी होगा। बहुत बढ़िया, 23 का क्या होगा? सी होगा। सबके जवाब अच्छे आ रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, इन वाटर हायासिंथ, इसका जवाब तो मेरे को चाहिए भाई। इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिली, वाटर हायासिंथ और वाटर लिली में पॉलिनेशन टेक्स प्लेस भाई। पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? जलकुंभी और जल लिली, मतलब जलकुंभी और वाटर लिली में परागकण किसके द्वारा होता है या परागण किसके द्वारा होता है? पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? वाटर करंट ओनली, विंड एंड वाटर होगा, इंसेक्ट एंड वाटर होगा, इंसेक्ट एंड विंड होगा। बताइए, ऐड आ जाते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बताइएगा भाई, जवाब देना है आप सभी को। आंसर डी आ रहा है, महबूब आलम जी, भूपेंद्र जी का आंसर डी आया है, स्वाति जी का आंसर डी आया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का आंसर डी आया है। बहुत बढ़िया, यहां पर इंसेक्ट या विंड पॉलिनेशन देखने को मिलता है, मतलब इंटोमोफिली देखने को मिलेगा, या क्या देखने को मिलेगा? आपको मिलेगा यहां पर एनिमोफिली देखने का, मतलब यहां पर आपको इंटोमोफिली देखने को मिल जाएगा या एनिमोफिली। इंसेक्ट या विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होगा। रीजन क्या होता है? तो वाटर सरफेस के ऊपर पॉलिन रिलीज करते हैं। वाटर हायासिंथ और वाटर लिली क्या होते हैं? ये वाटर सरफेस के ऊपर पॉलिन को ही रिलीज कराते हैं। तो वहां पर या तो इंसेक्ट पॉलिनेशन कराएगा या विंड कराएगा। चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। हाँ, वाटर हायासिंथ को कॉर्निया टेरर ऑफ बंगाल ब्लू डेविल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, सही कथन का चयन करो, सही कथन का चयन करो भाई, सही कथन का चयन अपने को करना है। 25 नंबर क्वेश्चन, हाँ, एबव द सरफेस वो पॉलन को रिलीज करता है, दैट्स वाई ये चीजें होती हैं। आप बताइए यहां पर 25 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकागॉन एसोसिएटेड विद हाइपोग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन क्या करता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराता है क्या? आप बोलेंगे सर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम नहीं कराएगा, बढ़ाएगा, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। हाइपो नहीं होता, यहां पर हाइपर होना चाहिए था भाई, हाइपर होना चाहिए था। ग्लूकागॉन आता है अल्फा सेल से, ठीक। इंसुलिन एक्ट्स ऑन पैनक्रियाटिक सेल एंड एडिपोसाइट, क्या ये करेक्ट है? क्या ये करेक्ट है? कुछ लोगों का आंसर बी आया है, कुछ लोगों का डी आ रहा है। तो देखिए, पैनक्रियाटिक सेल नहीं, यहां पर हिपैटोसाइट होना चाहिए था, हिपैटिक सेल या हिपैटोसाइट होना चाहिए था, पैनक्रियाटिक सेल नहीं होना चाहिए था। तो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसेमिया, बोलेंगे सर ये हाइपोग्लाइसेमिया, या क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कराएगा, न कि बढ़ाएगा। आता कहां से है? आप बोलेंगे सर बीटा सेल से आता है, पैनक्रियाज के। ग्लूकोकार्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया मॉलिक्यूल बनाएगा ग्लूकोकार्टिकॉइड, बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट है। आपका आंसर बन जाएगा डी वाला, आंसर आपका बनेगा डी। ये आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ये आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से, बिल्कुल भाई, ये आएगा एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो करेक्ट सिर्फ आपका होगा डी वाला, आंसर करेक्ट होगा डी वाला, आंसर आपका करेक्ट होगा डी वाला। हाँ, डी ही होगा भाई, आंसर करेक्ट होगा डी वाला, क्योंकि मैंने बता दिया यहां पैनक्रियाटिक सेल नहीं, हिपैटोसाइट होना चाहिए, यहां पर हाइपो नहीं हाइपर होना चाहिए, यहां पर हाइपो नहीं, यहां पर हाइपर नहीं हाइपो होना चाहिए। यहां पर उल्टा लिखा गया था, यहां पर भी उल्टा लिखा गया था, यहां पैनक्रियाटिक सेल लिखा गया है, जो होना चाहिए था हिपैटोसाइट। चीजें क्लियर हैं? आंसर आपका डी बनेगा।
अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में साहब के हिसाब से ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी है बताइए। 26 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए भाई। 26 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी कितनी होगी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में के अनुसार। महबूब जी का आंसर आया है सी, सर 7 मिलियन होगा। महबूब जी का आंसर आया है सी, स्वाति जी का आंसर आया है, निकिता जी का आंसर आया है भाई सी। सबके जवाब सी आ रहे हैं। नीट 2020 अच्छा आया था क्या? चलो अच्छी बात है, सबके जवाब सी आ रहे हैं भाई। 7 मिलियन 7 मिलियन 7 मिलियन सब क्या आ रहे हैं, बिल्कुल 7 मिलियन ही होता है इनके अनुसार, रॉबर्ट में के अनुसार ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन है। बट अब सवाल मेरा यह है कि अभी तक कितने स्पीसीज खोजे जा चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं टोटल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कवर्ड। जवाब दीजिए कितने स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं या डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। कितने स्पीसीज अभी तक डिस्कवर्ड किए जा चुके हैं या डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। इसका जवाब चाहिए टोटल स्पीसीज डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कवर्ड एट द टाइम। अभी तक कितने स्पीसीज डिस्कवर किए गए हैं या डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। जवाब चाहिए इसका 50 मिलियन। अरे नहीं भाई, बताइए कितने स्पीसीज अभी तक खोजे जा चुके हैं। मैक्सिमम तो 7 मिलियन हो सकता है इनके हिसाब से कि डाइवर्सिटी इतनी हो सकती है। 7 मिलियन का मतलब क्या है? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा आपका 1 मिलियन में 10 लाख, तो 70 लाख हो जाएगा। ठीक, इतना होगा। बट यहां पर बताइए टोटल स्पीसीज कितने डिस्क्राइब किए जा चुके हैं। 1.7 to 1.8 बाई IUCN। हाँ चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, यहां पर हो जाएगा कितना 1.7 मिलियन स्पीसीज अभी तक क्या हुए हैं, डिस्कवर हो चुके हैं या डिस्क्राइब हो चुके हैं। इतने स्पीसीज अभी तक डिस्कवर या डिस्क्राइब हो चुके हैं। ठीक है, यहां तक ध्यान देना है। अब इस 1.7 में कितने प्लांट हैं, कितने एनिमल हैं, सवाल यह भी है। इस 1.7 में कितने प्लांट हैं, कितने एनिमल हैं। तो आप बोलेंगे सर एनिमल की संख्या, एनिमल का बताइए नंबर भाई। एनिमल्स कितने हैं, प्लांट्स कितने हैं इस 1.7 में। मतलब ये 17 लाख स्पीसीज में, 17 लाख स्पीसीज में भाई, 17 लाख स्पीसीज में कितने एनिमल हैं, कितने प्लांट हैं। आप बोलेंगे सर 1.2 मिलियन। कितना भाई? 1.2 मिलियन आपके एनिमल हैं। एनिमल कितने हैं? करीबन 12 लाख आपके एनिमल खोजे गए हैं और 0.5 मिलियन आपके प्लांट हैं। मतलब 5 लाख के आसपास प्लांट खोजे गए हैं। चीजें कुछ क्लियर हो रही हैं कि नहीं। एनिमल 12 लाख खोजे गए हैं, 5 लाख प्लांट खोजे गए हैं, मतलब 1.2 मिलियन एनिमल खोजे गए हैं और 0.5 मिलियन आपका प्लांट खोजा गया है। हाँ NCERT का डाटा है, बिल्कुल NCERT का ही डाटा है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर एनिमल ज्यादा क्यों खोजे गए, प्लांट कम क्यों हैं। तो ये देखो साइंटिस्ट के मूड के ऊपर है। उनको एनिमल में इंटरेस्ट ज्यादा था तो एनिमल को खोज डाले। प्लांट बहुत ज्यादा अभी भी हैं बट इन पर इंटरेस्ट कम है तो कम खोजे गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ये क्यों कम है ये क्यों ज्यादा है, ये इंटरेस्ट के लिए है बस। इंटरेस्ट जिसमें ज्यादा था उसकी खोजबीन ज्यादा की गई है। बहुत बढ़िया, ये पार्टिकुलर डाटा मैंने तीनों चीज का डिस्कस किया, इसे भी बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी कर दिया, सारे डिफरेंशिएशन क्लियर। हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या काउंट ही नहीं कर सकते ना भाई, इसलिए उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। महबूब आलम जी आप एकदम मतलब करेक्ट हो, बिल्कुल करेक्ट हो भाई। हाँ प्लांट लेस मोर एनिमल, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये डाटा ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल 27 नंबर क्वेश्चन, इसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहां पर भी थोड़ा सा मैनेज करना होगा आप लोग को। 4th ट्रॉपिक लेवल, मैच द ट्रॉपिक लेवल विद देयर करेक्ट स्पीसीज। एग्जाम्पल ग्रासलैंड इकोसिस्टम। किस इकोसिस्टम की बात कर रहा है? ग्रासलैंड इकोसिस्टम में 4th ट्रॉपिक लेवल, 2nd, 1st, 3rd, क्रो, वल्चर, रैबिट, ग्रास। मैच कराइए, जवाब दीजिए। मैच कराइए भाई, जवाब दीजिए। मैच कराइए और जवाब दीजिए। मैच कराइए और जवाब दीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन। महबूब जी की NCERT बहुत स्ट्रांग है। हाँ भाई बिल्कुल, महबूब जी की NCERT अच्छी है। हर किसी की NCERT अच्छी होनी चाहिए, रेफरेंस बुक अच्छा होना चाहिए। मेहनत करिए अच्छे से बस।
इस सवाल का जवाब आप बोलेंगे सर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर तो आएगा वल्चर। कौन आएगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा वल्चर, मतलब गिद्ध। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पर आपका आ जाएगा रैबिट, रैबिट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर हो जाएगा ग्रास, और थर्ड ट्रॉपिक लेवल पर हो जाएगा क्रो। हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखें तो ग्रास होगा, ग्रास को खाने वाला एनिमल होगा रैबिट, रैबिट को क्रो खा लेगा, कौवा खा लेगा, और क्रो को वल्चर भाई साहब क्या करेंगे? उठा लेंगे, ये खा लेंगे। तो यहां पर देखें तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, और ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा। मैचिंग हमने करा दी है, मैचिंग करा दी है, आप लोगों को जवाब बस देना है। तो ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ, डी का पहला। तो आंसर बन जाएगा क्या? आंसर आपका हो जाएगा सर डी वाला। आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा डी वाला। कृपा है आपकी सर, बहुत बढ़िया भाई। आंसर आपका बनेगा डी वाला। 27 का आंसर सबका डी आया है, 27 का आंसर सबका डी आया है। स्वाति जी बोल रहे हैं आलम सर स्ट्रांग स्टूडेंट हैं। जी बिल्कुल, सभी स्ट्रांग हैं, सभी स्ट्रांग हैं। जो स्ट्रांग नहीं है हो जाएंगे, मेहनत करेंगे सब। तो यहां पर फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, बताइए ट्रांसलेशन का पहला फेज क्या होगा? ट्रांसलेशन, अनुवादन, स्थानांतरण की प्रथम अवस्था क्या होती है, कौन सी होती है? फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज सी होगा सर। कैसे होगा भाई सी? सी कैसे हो जाएगा भाई? अरे यहां पर ये फोर्थ लिखा है, ए में फोर्थ लिखा है मेरे भाई, यहां पर ए बी सी डी लिखा है। ए में फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, बी में सेकेंड, सी में फर्स्ट, डी में थर्ड। थोड़ा सा लोचा है, थोड़ा सा लोचा है भाई, ठीक। यहां पर देखिए फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन। जी सर आई एम लर्नर, हर कोई लर्नर ही है भाई, पूरा जीवन ही सीखने के लिए पड़ा है। रिकॉग्निशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन, बाइंडिंग ऑफ एमआरएनए ऑन आरएनए टू राइबोसोम। आंसर क्या होगा भाई? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा भाई? कोई बात नहीं है प्रगति जी, आंसर डी होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम लोग देखते हैं 28 वाला, देखते हैं 28 में आंसर क्या होगा? बोलेंगे सर सबसे पहले होगा अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए होगा, इसी को बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसी को बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसी को बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, इसी को बोलेंगे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इसी को बोलेंगे एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, इसी को बोल देंगे एक्टिवेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए। कुछ चीजें क्लियर हुई? यहां कुछ चीजें क्लियर हुई कि नहीं? चीजें क्लियर हुई कि नहीं भाई? बहुत बढ़िया। चलिए भाई, हाँ बिल्कुल, यहां हर कोई स्ट्रांग स्टूडेंट है, और नहीं है तो बन जाएगा। जो मेहनत करेगा वही सिकंदर बनेगा। यहां पर इसका जवाब दीजिए भाई आप लोग। अब सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल, सम डिवाइडिंग सेल एग्जिट द सेल साइकिल एंड इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। कहां इनएक्टिव स्टेज में इंटर कर जा रहा है? कॉल्ड क्विसेंट और जी नॉट फेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, ये प्रोसेस किसके एंड में पाया जाता है? कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इस शांत अवस्था जी नॉट को कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? आपसे पूछा है किसके अंत में यह प्रक्रिया देखने को मिलती है? जवाब दीजिए, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी, यहां पर जवाब दीजिए भाई। 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर, कुछ लोगों का सी आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी आ रहा है, कुछ लोगों का माइटोटिक फेज भी आ रहा है भाई, मतलब डी की तरफ सब चल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों का ए भी आ रहा है। देखिए इस तरीके की सेल साइकिल कुछ अपनी होती है, ये रही सेल साइकिल बढ़िया सी, ठीक। ऐसा कुछ अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। यहां पर जीवन होगा,
यस होगा G2, ये है G1 S, ये हो गया G2, ये आपका हो गया M फेज। ये क्या हुआ? M फेज हुआ, जहां पर हम लोग डिवाइडिंग फेज बोलते हैं इसे। अब होता क्या है, सेल जब G1 फेज में आता है तब यहां से एग्जिट करता है, G1 फेज में आके सेल तब एग्जिट करता है, यहां आके तब इस तरीके से सेल G0 में जाता है। कहां पर? G0 में। तो किसके एंड में होगा? तो आंसर G1 होना चाहिए, आंसर G1 होना चाहिए, माइटोटिक फेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये G1 में इंटर करता है, यहां से G1 के बाद एग्जिट करता है। ऐसा नहीं है कि माइटोटिक फेज से ही क्या होगा, बाहर चला जाएगा। G1 में आता है उसके बाद ही एग्जिट करता है, G1 में आने के बाद ही एग्जिट करता है। आंसर यहां पर मुझे पता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, बट आप जानते रहिए यहां पर आंसर G1 फेज ही होगा, आंसर G1 फेज होगा, आंसर G1 फेज ही होगा भाई, क्योंकि G1 फेज में आने के बाद G0, आप एनसीईआरटी का फिगर देखोगे तो G1 फेज में आने के बाद G0 में जाता है। आप कभी भी एनसीईआरटी का फिगर देखो, इस तरीके का फिगर मिलेगा, G1 में जाने के बाद G0 आता है, G1 में जाएगा उसके बाद G0 फेज में चला जाएगा, G1 को छोड़ देगा, डायरेक्ट M से नहीं जाएगा G0 में, डायरेक्ट M से G0 में नहीं जाएगा, पहले उसे G1 में जाना ही पड़ेगा, G1 में जाने के बाद G0 में जाता है। बिल्कुल G1 में घुसेगा वो, पहले यहां इंटर करेगा, यहां से लाएगी, देन ये प्रक्रिया होगी। आप एनसीईआरटी का फिगर देखो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सेल यहां पर जाएगा भाई, अगर G1 में इंटर नहीं हुआ तो G0 का कोई कंसेप्ट ही नहीं बना पाएंगे आप, यहां से बाहर होगा ही नहीं, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, हमेशा G1 के पास जाके तभी G0 में जाएगा वो। ठीक है, तो आंसर में यहां पर लिखा है एग्जिट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल लिखा है, ठीक। और उस दिन शायद महबूब आलम जी का सवाल था कि सर एग्जिट नहीं होगा, सस्पेंडेड होगा, तो जो आपका वहां पर आंसर था वो यहां पर सवाल बना है, वो यहां पर सवाल बना है, तो ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, महबूब आलम जी उस दिन आपने जैसे थोड़ा सा कंफ्यूजन अपने अंदर रखा था कि सर एग्जिट नहीं सस्पेंड होगा, यहां पर सवाल में ही लिखा है एग्जिट द सेल साइकिल, सवाल में ही लिखा है एग्जिट द सेल साइकिल, तो इसलिए करेक्ट आंसर एग्जिट ही होगा, सस्पेंड नहीं होता है, उसका कारण हमने उस दिन भी बताया था। अगला सवाल 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर सवाल, 30 नंबर सवाल भाई जी। सर समझ गए, बहुत बढ़िया, एग्जिट ही होता है। थर्टी नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भाई। चेक पॉइंट क्रॉस हो जाएगा G2 में जाकर। यहां पर बताइए जी, बिल्कुल बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक, ध्यान से सवाल को पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर्ड टू, एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है, जा रहा है, असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, निम्नलिखित में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं उनमें भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है। बात एम्ब्रियो की हो रही है भाई, हमें एम्ब्रियो का ही ट्रांसफर कराना है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, एम्ब्रियो का ही ट्रांसफर कराना है। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है ए, जैसे अशोक जी का आंसर डी आया है, उमेश जी का आंसर ए आया है, स्वाति जी का आंसर डी आया है। हमने एम्ब्रियो की बात की है भाई, यहां ऑलरेडी हमने एम्ब्रियो की बात की है, और गिफ्ट का मतलब होता है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो यहां गैमीट आने के कारण ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहां पर जाइगोट था या अर्ली एम्ब्रियो था तो ये तो करेक्ट हो जाता, बट गैमीट था तो गिफ्ट तो नहीं होगा। यहां पर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, तो ये भी नहीं होगा। यहां गिफ्ट लिखा है, ये तो ये हो सकता है, बट यहां पर ये नहीं होगा, ICSI नहीं होगा, ठीक है। गिफ्ट हो सकता है, ICSI गिफ्ट तो होगा ही नहीं, गैमीट ट्रांसफर ही नहीं करना है, अपने को भ्रूण या एम्ब्रियो का ट्रांसफर कराना है। गिफ्ट है, गिफ्ट का मतलब है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। यहां पर जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो जाएगा, यहां जाइगोट जाएगा और यहां पर एम्ब्रियो जाएगा, जो कि 8 ब्लास्टोमियर से बड़ा होता है। एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा वाला क्या होगा,
इम्ब्रियो जो होगा वो 8 ब्लास्टोमियर से ज्यादा होगा, ठीक है ना। और यहां पर आप लिख सकते हैं अर्ली इम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर। तो आंसर डी हो जाएगा। ए होगा सर? नहीं भाई, आंसर डी होगा। आंसर आपका डी ही होगा। आंसर होगा डी। इसको बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूटराइन ट्रांसफर। इसका यूज किया जाता है एम्ब्रियो का ट्रांसफर कराने में ऐसी फीमेल जो कंसीव न कर पा रही हो, गर्भधारण न कर पा रही हो। फुल फॉर्म भूल गए थे, कोई बात नहीं, याद करा देते हैं। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। आईसीएसआई का मतलब है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यहां पर अगर हम देखें तो जिफ्ट ही लिखा है, यहां पर आईयूटी इंट्रायूटराइन ट्रांसफर। हमने चीजों को क्लियर कर दिया यहां पर, ठीक है भाई। चलिए, हाँ, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक या टेक्नोलॉजी, एआरटी बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग, सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है भाई। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, लेप्टोटीन, पैकिटीन। जवाब चाहिए भाई हमको। तो जाइगोटीन में साइनेप्सिस होता है, जाइगोटीन में साइनेप्सिस होगा। डिप्लोटीन में क्या होगा? आप बोलेंगे यहीं पर डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स होगा। लेप्टोटीन आप बोलेंगे सर यहां पर क्या देखने को मिलेगा? थ्रीड लाइक क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा। आंसर सबका बी आ रहा है भाई, आंसर बी होगा। 31 का आंसर बी होगा, डिप्लोटीन। आंसर होगा डिप्लोटीन। अरे भाई बार बार चीजें करा रहा हूं मैं, रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, लाजवाब जवाब सबके आ रहे हैं भाई। अगला सवाल 32 नंबर क्वेश्चन। नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन। कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिसका स्प्रे करते हैं शुगर केन क्रॉप पर? इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम, इंटरनोडल इलॉन्गेशन कराए, thus इंक्रीज द यील्ड ऑफ शुगर केन। जो कि शुगर केन की यील्ड को भी बढ़ा दे। उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। बताइए भाई, यहां पर जवाब चाहिए हमको, इस सवाल का जवाब चाहिए। कुछ लोगों के आंसर ए आ रहे हैं, महबूब आलम जी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, भूपेंद्र जी, सबके जवाब ए आ रहे हैं कि सर जिब्रेलिन होगा। बिल्कुल भाई साहब, जिब्रेलिन ही होगा। क्या होगा? जिब्रेलिन ही होगा। आंसर क्या होगा भाई? जिब्रेलिन होगा। आंसर होगा जिब्रेलिन। अगला सवाल मैचिंग का सवाल है, यहां पर भी थोड़ा सा मिसमैनेज हुआ है, ठीक है। आप लोग ध्यान से चीजों को मैच कराइए। बताइए, बीटी कॉटन, एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई या पीसीआर। यहां जीन थेरेपी, सेलुलर डिफेंस, डिटेक्शन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। यहां पर लिख लेते हैं बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस। मैच कराइए और जवाब दीजिए। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मैच कराइए। हाँ, 20 टन पर एकड़, बहुत अच्छी बात है महबूब आलम जी, एनसीईआरटी की लाइन ही है। 20 टन पर एकड़, अच्छी बात है भाई। इसका जवाब 33 का जवाब, 33 का जवाब सबका डी आ रहा है। सर बीटी कॉटन को मैच हमने करा दिया बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस से, ए का डी हो जाएगा। एडिनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, आप बोलेंगे सर इसके लिए जीन थेरेपी, इसके लिए हम लोग जीन थेरेपी कराते हैं, ठीक, यहां भी आपने मैच करा दिया। आरएनए इंटरफेरेंस, आप बोलेंगे सर सेलुलर डिफेंस का काम करेगा, बहुत बढ़िया। पीसीआर, आप बोलेंगे सर पीसीआर का यूज हम लोग डिटेक्ट करने में, एचआईवी इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने में करते हैं। आंसर तो आपका बन रहा है ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। आंसर आपका डी बनेगा। आंसर आपका क्या बनेगा भाई? आंसर आपका डी बन रहा है। सबका आंसर डी है, सबका आंसर डी है। मेरे को सवाल यहां पर एक सवाल पूछना है, मुझे यहां पर एक सवाल पूछना है भाई, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिखा है सेलुलर डिफेंस, यहां पर सेलुलर डिफेंस लिखा है। ये सेलुलर डिफेंस यूकैरियोट के लिए होगा कि प्रोकैरियोट के लिए? ये सेलुलर डिफेंस यूकैरियोट के लिए होगा कि प्रोकैरियोट के लिए? सेलुलर डिफेंस प्रोवाइड करेगा यूकैरियोट्स में या प्रोकैरियोट्स में? इसका जवाब दीजिए। सेलुलर डिफेंस ये यूकैरियोटिक केस के लिए है कि प्रोकैरियोटिक के लिए? जवाब चाहिए। सेलुलर। गुड आफ्टरनून उमा जी।
सेलुलर डिफेंस यूकैरियोटिक सेल के लिए है कि प्रोकैरियोटिक सेल के लिए? इसका जवाब चाहिए। सेलुलर डिफेंस किसके लिए होगा आरएनए इंटरफेरेंस का? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी का आंसर आया है बोथ। बोथ तो नहीं होगा भाई, बोथ तो नहीं होगा, बोथ नहीं होगा। यूकैरियोटिक सेल के लिए होता है, यूकैरियोटिक सेल के लिए होता है दोस्त, यूकैरियोटिक सेल के लिए होता है। ये जो होता है डिफेंस यूकैरियोटिक सेल के लिए होता है, यूकैरियोट्स के लिए होगा। किसके लिए? यूकैरियोट्स के लिए। ये ध्यान रखने वाली बात है भाई। एकदम सिंपल सिंपल सी लाइन आपकी एनसीईआरटी दे रखी है, सब ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। यूकैरियोट होगा। अगला सवाल, फ्लोरिडियन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होगा सिमिलर होगा। बताइए फ्लोरिडियन मांड संरचना किसके समान होती है? क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। एक्सप्लेनेशन आपका पहली बार ऐसे गुरुजी मिले, जुगाड़ू चंद, धन्यवाद जुगाड़ू चंद जी, ये तो आप लोगों का प्रेम है भाई। चलिए, हाँ, सेलुलर डिफेंस फॉर यूकैरियोट होगा। यहां पर बताइए कि फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर किसके सिमिलर होता है? 34 नंबर क्वेश्चन। 34 का ए आ रहा है भाई, स्वाति जी का आंसर ए आया है, मीना जी का आंसर बी आया है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जी का आंसर डी आया है। अपने को करना क्या है? यहां पर कंफ्यूजन हो रहा है अपने को, मुझे पता है। देखो होता क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च का जो स्ट्रक्चर होता है ये एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है। एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा होता है, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका? फ्लोरिडियन स्टार्च का। फ्लोरिडियन स्टार्च का स्ट्रक्चर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा। बहुत बढ़िया, एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा, ठीक। चलो सवाल मेरा यहां पर कुछ और रहेगा। आप बताओ, आप बताओ, ग्रीन एल्गी में स्टोर फूड, ग्रीन एल्गी का स्टोर फूड बताइए, ब्राउन एल्गी का बताइए, ब्राउन एल्गी का स्टोर फूड बताइए, और रेड एल्गी का स्टोर फूड बताइए, रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड बताइए। ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड बताइए भाई। इन तीनों का स्टोर फूड बताइए। ग्रीन एल्गी में क्या होगा? स्टोर्ड फूड। ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड क्या होगा? कितने क्वेश्चन है? बस 2 सवाल और हैं, 36 क्वेश्चन है, 34 तक हम लोगों ने कर लिया है। बताइए भाई, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी का स्टोर्ड फूड। यहां मैं पूछ रहा हूं स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड क्या होगा भाई? स्टोर्ड फूड क्या होगा? स्टोर्ड फूड क्या होगा? ग्रीन एल्गी का स्टोर्ड फूड होगा सर स्टार्च। आप बोलेंगे सर स्टार्च होगा एंड ऑयल ड्रॉपलेट हो सकता है, ऑयल ड्रॉपलेट भी हो सकता है। आपसे बोला जाए कि भाई ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड, आप बोलेंगे सर यहां पर पाया जाएगा, यहां पर होगा लेमिनेरिन और मैनिटॉल, यहां पर होगा मैनिटॉल, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, लेमिनेरिन, ठीक। और आपसे बोला जाए कि रेड एल्गी में क्या होगा, आप बोलेंगे सर फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या होगा? फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा, ठीक, फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। बहुत बढ़िया भाई, लेमिनेरिन मैनिटॉल हो जाएगा। हाँ, यहां पर स्टार्च होगा, यहां पर मैनिटॉल लेमिनेरिन, वहां पर फ्लोरिडियन स्टार्च। याद करने का तरीका क्या है? याद करने का सर तरीका क्या होगा, यह भी तो जानना जरूरी है। देखो तरीका होगा क्या, एक सिंपल सा तरीका है, आप याद रखिएगा, गबरू। क्या याद रखना है? गबरू, स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा, गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा, ठीक। ट्रिक हमने बताई, गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा। आप बोलेंगे सर गबरू का क्या मतलब है? जी का मतलब ग्रीन एल्गी, बी का मतलब ब्राउन एल्गी, आर का मतलब रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी स्टार्च, स्टार हो गया, ब्राउन एल्गी मैनिटॉल, मैन हो गया, रेड एल्गी फ्लोरिडा मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च हो गया। गबरू स्टार मैन ऑफ फ्लोरिडा, याद करिए, ये तीनों चीजें हमेशा क्लियर रहेंगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। चलिए अगला अगला सवाल देखते हैं भाई। कुछ चीजें हमारे दिमाग की भी उपज हैं, तो
ठीक है, हाँ, गबरू स्टारमैन ऑफ फ्लोरिडा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम ड्यूरिंग, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम ड्यूरिंग, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? नाइस ट्रिक। हाँ भाई बिल्कुल, कुछ लोगों के चेहरे पर मुस्कान है और ये मुस्कान बनी रहनी चाहिए। आप लोग एकदम स्वस्थ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, इससे ज्यादा हमको भी कुछ नहीं चाहिए। प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, बताइएगा भाई मैक्सिमम ग्रोथ कब होगी? लॉग फेज, लैग फेज, सेनेसेंस या डॉर्मेंसी, कब होगी भाई? 35 का डी आंसर आ रहा है, सभी का आंसर 35 का डी आया है कि सर, हाँ आरती राजपूत जी, सबका आंसर डी आया भाई कि सर लॉग फेज होगा। अब बोलेंगे सर ग्राफ होता कैसा है? तो देख भाई ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहां आप लिख लो टाइम, यहां आप लिख लो ग्रोथ, लिख लो ग्रोथ, आप लिख सकते हो ऑर्गन का, टिश्यू का, किसी का, ऐसा कुछ ग्राफ देखने को मिलता है। इस वाले इनिशियल स्टेज को बोलते हैं लैग फेज, इस वाले स्टेज को बोलते हैं लॉग या एक्सपोनेंशियल, लॉग या इसी को बोल देंगे एक्सपोनेंशियल, इसी को बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फेज, और ये होगा स्टेशनरी फेज, ये हो जाएगा स्टेशनरी फेज। होता क्या है सर, यहाँ पर इनिशियल स्टेज है, ये इनिशियल स्टेज होता है ग्रोथ का, यहाँ पर क्या होगा सर मैक्सिमम ग्रोथ होगी, और यहाँ पर क्या होगा स्टेशनरी फेज आ जाएगा। सर यहाँ पर रिसोर्सेज लिमिटेड हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पर जो शेप देखने को मिला, आप बोलेंगे सर यहाँ पर सिग्मॉइड शेप देखने को मिला, ये जे शेप नहीं है, सिग्मॉइड शेप है भाई, ये जे शेप नहीं है, सिग्मॉइड शेप है, ये इस टाइप का शेप नहीं है, ये सिग्मॉइड शेप है, एस टाइप का शेप है, ठीक है भाई। तो यहां पर शेप की बात करें तो आप बोलेंगे सर सिग्मॉइड या एस शेप देखने को मिलेगा। तो आंसर तो आपका बनेगा भाई लॉग फेज, आंसर बनेगा लॉग फेज, आंसर आपका लॉग फेज बनेगा। बहुत बढ़िया भाई, आंसर आपका लॉग फेज। 36 नंबर क्वेश्चन, आज का अंतिम सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ ग्लोब एक्सहिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी? हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलेगी? विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? जवाब दीजिएगा भाई, अधिकतम जाति कहां पर देखने को मिलेगी? डाइवर्सिटी कहां देखने को मिलेगी? हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी बताइएगा। आंसर आ रहा है सर सी, स्वाति जी का आंसर आया है सर 36 का सी होगा। 36 का क्या होगा भाई? अमेजन रेन फॉरेस्ट, आंसर होगा अमेजन रेन फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट। अब पूछा जाए कि कहां पर है, आप बोलेंगे सर साउथ अमेरिका। बहुत बढ़िया, अमेजन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, यहां पर मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, मैक्सिमम स्पीसीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अमेजन फॉरेस्ट, ब्राजील नहीं भाई, साउथ अमेरिका, ब्राजील नहीं करना है, साउथ अमेरिका भाई, साउथ अमेरिका। आपके एनसीईआरटी में साउथ अमेरिका ही दिया गया है ब्रैकेट में करके, अमेजन फॉरेस्ट या साउथ अमेरिका लिखा गया है उसमें, ठीक है ना। ग्लोब की बात कर रहा है, ग्लोब एक्सहिबिट हाईएस्ट स्पीसीज डाइवर्सिटी, विश्व के निम्नलिखित, ठीक है। आप एनसीईआरटी देखोगे साउथ अमेरिका वहां पर लिखा गया है। आप ब्राजील बता रहे हो सकता है आपका भी जवाब सही हो, बट मैंने जो चीजें देखी हैं वहां पर साउथ अमेरिका है, मेरे को देखने को मिला है, तो मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चीजों को आपको बता दिया हूं कि साउथ अमेरिका की बात की गई है वहां पे, ठीक है भाई। आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, साउथ अमेरिका ही दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है भाई, आज की क्लास अपनी कंप्लीट हो गई है। आप लोगों के लिए बैच से रिलेटेड जानकारी कि आप लोगों को पता है कि टोटल 3 बैच हमारे चल रहे हैं। एक है आपका एमपी टेट, एक बैच है एमपी टेट वर्ग 2 के लिए, वर्ग 2 मेंस के लिए। साइंस का एक बैच आपका चल रहा है, साइंस का बैच चल रहा है। सेकेंड बीपीएससी टीआरई
4.0 साइंस 9-10 का बैच चल रहा है, ये आपका सेकेंड बैच हो गया। और थर्ड बैच की बात करें तो NVS TGT 2024, ये टोटल 3 बैच चल रहे हैं हमारे। जिन्होंने अभी तक कोई भी बैच ज्वाइन नहीं किया है वो संस्था के नंबर 9628959237 पर कॉल या व्हाट्सएप करके बैच से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो किसी का कोई भी डाउट अगर होगा, ब्राज़ील पेरू, ब्राज़ील NCERT में तो ब्राज़ील नहीं लिखा है भाई, NCERT में ब्राज़ील नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ पूरे दावे के साथ। वहाँ पर साउथ अमेरिका ही लिखा है, ठीक है, वहाँ पर साउथ अमेरिका ही लिखा है। बट अब NCERT के बियॉन्ड अभी मैंने चीज़ें देखी नहीं है, तो देखते हैं। मैंने इसे कहीं बाहर से चेक नहीं किया है, मैं ज़रूर देख लूँगा। रिवाइज ज़रूर करिए, ये बात बता दीजिए हमें। हाँ बिल्कुल, रिवाइज करिए, रिवीजन करना भाई बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे और मिलेंगे अगली क्लास में। हो सकता है कल भी क्लास लगे, कुछ और क्वेश्चंस कल रहें। कल क्वेश्चन का लेवल बहुत, हाँ भाई NCERT में साउथ अमेरिका ही है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, NCERT में साउथ अमेरिका ही लिखा है। बट अब वो चीज़ें आप लोग एक बार जरूर कंफर्म करिएगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गया स्वाति मैम, ठीक है भाई। तो चलिए हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे और कल की क्लास बहुत दमदार होने वाली है। कल की क्लास जो होगी दमदार होगी, संडे होगा, दमदार सवाल होंगे, क्लास भी दमदार होने वाली है। तो कल जरूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। और आप लोग की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो को लाइक किया करिए, जितने लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दें। और ठीक है भाई, तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप लोग बिल्कुल स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद।